ये टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया था, हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ लिया और एम्पीयर्स लॉ, फैराडे लॉ और मैक्सवेल्स लॉ को यूज़ करते हुए हमने एक जो डिस्प्लेसमेंट करंट में हमने एक नई चीज़ पढ़ी, एम्पीयर्स मैक्सवेल्स लॉ। अब उन चारों लॉ को जो हम पढ़ते हुए आए हैं, उन तमाम लॉज को 4 बेसिक लॉ, एक होता है हमारे पास गॉसेस लॉ, 4 बेसिक लॉज होते हैं आपके पास, जो कि होते हैं गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स लॉ तो सिर्फ एक लॉ था, लेकिन जब मैक्सवेल ने थोड़ा सा उसमें इंटरप्रिटेशन किया, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर इज समथिंग, आल्सो समथिंग व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज नॉट always that thing which produced only magnetic field. There is also something wherever there is no any materials, particles, no charges, no traveling anything, but there is something which causes to produce magnetic field, and that's something which is electric field. So after that, Ampere's law extended a new inversion which is called Ampere Maxwell's law, and there will be a new form of current introduced, and we have talked about it in our last lecture, which is displacement current. So now we shall हम इतने एडवांस हो गए, हमने इतना कुछ पढ़ लिया है कि अब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम इसकी बेसिकली 4 जो इक्वेशंस हैं उसको थोड़ा बात करेंगे कि ये कैसे होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सो मैनी फिनोमेना फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था, गॉसेस लॉ से स्टार्ट किया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया, और फिर हम गए अपना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फैराडे लॉ हमने पढ़ा, हमने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा। ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम इस काबिल थोड़े हो गए हैं कि अब हम मैक्सवेल्स लॉ को समझ सकें अच्छे तरीके से। हमने इतने सारे फिनोमेना पढ़ लिए, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन विच वी क्रिएटेड सो मैनी फिनोमेना। सो हमने वहाँ पर बहुत सारे फिनोमेना ना सिर्फ स्टडी किए बल्कि उसको क्रिएट भी किया, और वहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस और इक्वेशंस भी हैं। सो दिस स्टडीज वाज डन बाय मैक्सवेल। सो आफ्टर दिस, जो कुछ हमने इतना कुछ पढ़ा है, उसके बाद अब काम आ जाता है मैक्सवेल का। अब मैक्सवेल ने क्या किया, ही सेलेक्टेड 4 पर्टिकुलर रिलेशंस। अब आप देखिए कि पहले के लोगों ने इतनी मेहनत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ मूव किया। अब वहाँ पर वो 4 बेसिक लॉज थे जिसका मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एंड फैराडे लॉ एंड एम्पेयर्स मैक्सवेल्स लॉ। वो चारों लॉस को उसने उठाया, वहाँ से लिया, उसने उसको पर्टिकुलर सिचुएशन को लिया, उससे खेला, उस पर काम किया, और काम करने के बाद उसने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, और उन चीज़ों को मिलाकर उसने एक नई बात डिस्कवर की, जिसके बाद हमें हमारी दुनिया में एडवांसमेंट मुख्तलिफ होती, क्योंकि वो एरा था, मैक्सवेल ने वो काम कर दिखाया था जिसके बाद हमें हर चीज़ नई नई पता चलती थी। उसने ये भी बताया था कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर रखती है। सो हम जो है पहले इसको समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। सो ही इलेक्टेड 4 पर्टिकुलर रिलेशंस, उस पर काम किया और डिक्लेयर किया कि वो 4 इक्वेशन, दीज आर द 4 इक्वेशंस व्हिच कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी वो पर्टिकुलर रिलेशंस हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी फॉर Gauss's law for electricity 1, 2 Gauss's law for magnetism, third Faraday law of induction, fourth Ampere's Maxwell's law. These 4 basic laws which have to explain completely electromagnetism. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली उन 4 फंडामेंटल रिलेशंस पे बेस्ड करी होती है, और उन 4 फंडामेंटल रिलेशंस को हम जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए पूरा का पूरा। देर आर नॉट डिस्कवर्ड, यानी वो 4 रिलेशंस को मैक्सवेल ने डिस्कवर नहीं किया, लेकिन उस पर उसने काम किया। ठीक है, उसने उनको डिस्कस नहीं किया उसने, लेकिन उन पे काम किया।
दे आर डिस्कवर्ड बाय गॉसेस, फैराडे एंड एम्पेयर्स। यानी उन लॉस को जो डिस्कवर करने वाले थे वो गॉस था, फैराडे था, एम्पेयर्स था। बट उसने उन फोर रिलेशंस पे काम किया और लेटर फिर उसको एक्सप्लेन किया कि वो फोर जो है रिलेशंस हैं जिसपे हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, बेस्ड करता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन अपना बेसिक इक्वेशन का। पहला इक्वेशन हमारा है गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारा यहाँ पर हम असल में पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रिएशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। तो इस इक्वेशन का जो बेसिक मकसद है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रिएट होने की वजह जो है चार्ज का होना जरूरी है। अगर चार्ज व्हेनेवर अगर कहीं भी चार्ज मौजूद नहीं है तो वहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है इफ देयर इज अ चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स और इफ देयर इज नो एनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। So this is a fundamental relation. Integral E dot ds is equals to बराबर है Q upon epsilon naught। ये बेसिक क्वेश्चन है गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते आए हैं। हम इतने इससे अवेयर हो गए कि हम बिल्कुल तंग ही आ गए। Which with there is this यानी ये कह रहा है there is a charge, there will be an electric field और there will be an electric field और so इट कैन नॉट एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट इट्स क्यों, यानी वही मैंने आपसे बात कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वहां पर चार्ज मौजूद नहीं है। सो व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड here current may not pass is there any charge। यानी हम ये बात नहीं करेंगे अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ये बात पूछने की, ये बात जानने की हमें ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर चार्ज मौजूद होगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह ही चार्ज का वह मौजूद होना है। अगर चार्ज मौजूद वहाँ पर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट does not exist without any charge। ओके, सो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी बेस्ड इस पे कर रही है, चार्ज पे बेस्ड कर रही है। it has to be charged, वहाँ पर चार्ज का so similarly there is a charge we cannot meet as there is created। यानी अगर वहाँ पर चार्ज मौजूद है तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकती है नहीं, लाजमी बात है यार क्रिएट होगी। So we don't need to ask it. Any charge it always create electric and electric field and electric field and the relation between the two, how much electric field is created। यानी ये जो रिलेशनशिप है हमें ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हुई और ये इसका एंड if we cover charge around it, if the surface area, the electric field multiplied by the surface area, that gives a quantity which is charge Q। यानी हम जो है अगर ये बात मैंने क्यों की बच्चों, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैं गॉसिप लॉ को अगर और एक्सपेंड कर दूँ तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है असल में मुझे वो फ्लक्स दे रही है। सो इट मीन्स दैट वहाँ पर आप अगर जो कोई भी आपने सरफेस एरिया लिया है वहाँ पर अगर उस सरफेस पे चार्जेस मौजूद हैं तो उस पूरे सरफेस के सराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी। और अगर मैं उस सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मुझे चार्ज क्यू ही देगी और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस एरिया से मल्टीप्लाइड हो रही है वो असल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। सो इट मीन्स फाई भी मेरे पास बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और ये भी गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन ही है। सो if we cover charge on it multiply by surface that is the charge quantity or so more। इसका मतलब है जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ही इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। दैट वी हैव स्टडीड, जो कि हम गॉस लॉ में गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, सेकंड पॉइंट, सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज क्लोज इंटीग्रल b dot ds is equals to 0। दिस इज क्लोज इंटीग्रल है, b डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि सरफेस है। अब सरफेस जो है आपके पास क्या होता है कि वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर एरिया भी परपेंडिकुलर है। तो भाई क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो यूँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो यूँ नहीं होगी। ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है मेरे पास
ये सरफेस है। अब मेरे पास जब चार्जेस होते हैं तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मैंने जो ये बात की है क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इसका प्रोडक्ट जीरो है। बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सेज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अ क्लोज फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज फील्ड होती है। यानी यहाँ पर एक बात की गई है, हमारे पास जो सर्कुलर सरफेस होता है, कोई भी सरफेस होता है, कोई भी आप सरफेस ले लें, वो क्लोज सरफेस होगा, तो वहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड असल में क्लोज फील्ड होती है, उसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई है तो वो जाके किसी ना किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाएगी, यानी इसका मतलब है पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्जेस पे जाके खत्म होगी, या हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो, या नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज पे जाके खत्म हो, या बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस पे जाके खत्म हो। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज फील्ड है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, वो एक क्लोज सरफेस पे क्रिएट होती है। जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो है स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है बिटवीन चार्जेस। सो इट मीन्स फॉर अ क्लोज सरफेस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ds आपके पास जीरो हो जाएगा। और क्यों जीरो होगा उसकी वजह मैंने बता दी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लोज फील्ड नहीं लेंगे तो इट मीन्स ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो स्टडी दैट अर्लियर थिंकिंग, हम जो चीज़ सोचते हैं कि हम ये बात जानते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेट की बात करेंगे तो वहाँ पर साउथ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल भी होगा। नो, दैट वॉज नॉट करेक्ट, ये बात सही नहीं है। तो वहां पर कुछ चीज होगी, देयर इज नथिंग, वहां पर कुछ नहीं है, नो इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वहां पर कुछ सेम सोर्स होगी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे दोनों साइड से। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सरफेस है, सो उसकी दोनों साइड किसी ना किसी तरह एक्ट करेगी। एक साइड उसकी एज ए नॉर्थ पोल एक्ट करेगी, एक साइड उसकी साउथ पोल एक्ट करेगी। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि वो चीज असल में साउथ और नॉर्थ पोल ही है, लेकिन वो एक्ट करेगी लाइक अ साउथ और नॉर्थ पोल, जिसकी वजह से हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। और होगा क्या कि ये सारी चीजें हमें इसी इक्वेशन से मिल रही होगी। तो ये चीज़ तो यहाँ खत्म हो गई। अब हम चलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज की वजह से क्रिएट हो रही है, चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। फिर सेकेंड लॉ जो कि इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? वहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज फील्ड होती है, ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। सो इट्सेल्फ अगर हम किसी उसके सरफेस की बात करेंगे, वो एक क्लोज फील्ड है, तो जब उसका कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो, क्योंकि वो क्रिएट होती है आपके पास सरफेस पे। सो नाउ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि आपके पास जो ईएमएफ है वो इक्वल है इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो नेगेटिव साइन है असल में ये बता रहा होता है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो वो जो है एक ईएमएफ को इंड्यूस कराएगी, और वो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, हाँ, वो एक्ट करेगा ऑपोजिटली, जिसकी जिसकी वजह से वो, जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, और इसलिए वहां पर आपके पास नेगेटिव साइन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी ये लॉ को हमने वर्ड्स में बता दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज बराबर होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। हमने इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया, ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने तोड़ दिया पी डॉट ए में। ठीक है, सो व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज ये व्हाट इज वोल्टेज? ई डॉट डी आर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एरिया है सरफेस एरिया और डी आर, ये रेट ऑफ, यानी ये हमारे पास दो कांस्टेंट चीजें। ठीक है, सो इट मीन्स हमारे पास चेंजेस किस में आ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़कर आए हैं कि इट मीन्स it is very important that electric field and the rate of change of magnetic field gives an important results. But why? When there is a change in magnetic field, we also get an electric field.
यानी अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज वाक़ई हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है टाइम के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देगा। और वही बात है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं एम्पीयर्स एंड मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है, यानी जो हमारे पास फोर्थ बेसिक लॉ है, हम ये बात जानते हैं कि बी डॉट डी एल जो कि हमारे पास था कि हमारे पास जो बेसिक जो असल में जो खास एक असल जो इक्वेशंस थी वो हमारे पास ये थी कि हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि एम्पेयर्स लॉ था। लेकिन जब हमारा मैक्सवेल्स का जो उसने जो काम किया था, उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था, वहाँ पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया था। तो उसने ये बात की थी कि असल में टोटल करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कंडक्शन करंट हमें जो है वहाँ पर चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर मटेरियल मौजूद है, तो वहाँ पर करंट के गुजरने से डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा होता है, वो असल में वो डिस्प्लेसमेंट करंट असल में वहाँ पर वो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहाँ पे आपके पास कोई मटेरियल मौजूद नहीं होता, लेकिन चार्जेस के मौजूद हैं, चार्जेस मूव नहीं कर रहे, लेकिन चार्जेस मौजूद हैं और वो उनके अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी एज अ करंट, और वो करंट असल में वो कंडक्शन करंट होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इट मीन दैट कंडक्शन करंट कब हमें मिलेगा, जब आपके पास मटेरियल मौजूद है और वहाँ पर जाहिर है चार्ज पार्टिकल कंडक्शन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट असल में वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने इस इक्वेशन को एक्सटेंड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, आईडी बराबर आता है एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर हमने इसको खोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया। नाउ इन दिस इक्वेशन वी ऑब्जर्व वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस इक्वेशन में हमें बहुत ही खास चीज पता चल रही है, जो कि कंडक्शन करंट है और स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, यानी टू बेसिक थिंग्स हमें यहाँ पर पता चल रही है। एक क्या है आपके पास, कंडक्शन करंट, और खाली स्पेस जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, या हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है आपके पास। ठीक है, सो हमने जो ऊपर हमने जब पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हमने वहाँ पर कैपेसिटर की एग्जाम्पल ली थी और कंडक्टर को लिया था। सो कैपेसिटर के दरमियान कोई मटेरियल मौजूद नहीं था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्ट किया था एज अ करंट, और उस करंट को हमने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो कंडक्टर था वो एक मटेरियल है, तो वहाँ पर मटेरियल्स भी और पार्टिकल्स भी मौजूद थे, वहाँ पर करंट गुजरा था और उस करंट ने जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी थी। तो इट मीन्स कैपेसिटर के दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी वजह बनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की, और जो कंडक्शन करंट था वो भी वजह बना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने। तो दोनों का काम, यानी कंडक्शन करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ने ही असल में सेम जॉब परफॉर्म किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को असल में हमने नाम दिया कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का। व्हाट डज इट क्रिएट, बट ये क्या है, इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यानी उन दोनों का काम क्या है, असल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। और इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो कह रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है चेंज आ रहा है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मैक्सवेल्स इक्वेशंस का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब थोड़ी नॉलेजेबल बात कर लेते हैं कि असल में है क्या। हमने जो है चार इक्वेशंस की बात की, हमने पहली बात की इक्वेशंस की जो कि गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम बता क्या रहे हैं कि आपके पास, इसका शॉर्टली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके पास अगर चार्ज कहीं पे मौजूद है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस की मौजूदगी तभी मुमकिन है जब चार्ज मौजूद है। फिर हम गए इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैग्नेटिज्म, वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक क्लोज्ड फील्ड है, यानी इसका कोई स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी क्लोज सरफेस की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, उसका टोटल फ्लक्स आप चेक करना चाहेंगे तो वो इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्योंकि कोई टर्मिनेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और जब हम थर्ड इक्वेशन पे गए, वो हमारे पास थी पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन।
तो वहाँ पर हमें जो है क्या पता चला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है वो क्रिएट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो एक फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन था। फिर हम फोर्थ पॉइंट पर आए। ठीक है, ये तो एक बात थी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्रिएट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब फोर्थ पॉइंट पे क्या हो रहा था? फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास दोनों चीजें होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दोनों वजह से जो है क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी और कंडक्शन करंट की वजह से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी मटेरियल, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, और यहाँ पर कंडक्शन विथ मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। सो फोर्थ क्वेश्चन हमें बता रही है चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स फैक्ट्स। सो दीज देयर आर फॉर्म four journal aspects. Yeah, so four journal aspects हैं of Maxwell's law, which we have to remember for understanding. He did many calculations in electromagnetic field, and he's supposed to be the master of all. यानी उसने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, बहुत सारा वर्क किया, इसलिए उसको जो है इन सब का मास्टर कहा जाता है। और उसने क्या क्या जर्नल काम किया था ये भी देखते हैं, क्योंकि मैक्सवेल्स के इस काम के बाद ये पता चल गया था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हो गई थी इसके बाद, क्योंकि मैक्सवेल ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर की थी, और उसके बाद उसने ये भी कहा था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखती है, और लाइट जो है असल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट की, यानी जो लाइट है असल में वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो असल में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं, विच वी हैव प्रूव किया था उसने कि वो 3 × 10⁸ की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। He is the one who proved that light is electromagnetic waves, because light की जो speed है, he found that velocity of electromagnetic waves is 3 × 10⁻m/s. यानी अगर लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करेंगी, तो लाइट भी उसी सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/s की स्पीड से ट्रेवल करेगी। और उसने काम किया, he is the one who said that electric field and vector and electromagnetic waves are ट्रांसवर्सल। यानी उसने ये बात कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो ट्रांसवर्सल होगी, अदरवाइज ही इज यूज्ड टू थिंक देयर आर लॉन्गिट्यूडल, ये ट्रांसवर्सल होंगी, या अदरवाइज वो लॉन्गिट्यूडल भी हो सकती हैं। So many credits has goes to Maxwell, because when we start the study Maxwell, so in this standard we have to see only 4 equations। यानी अगर हमने मैक्सवेल को समझना है इन दिस पार्ट पे, तो हमें वो 4 इक्वेशंस को समझ देना है। अगर हमने उस 4 इक्वेशंस को समझ लिया तो इसका मतलब है हमने मैक्सवेल को पढ़ लिया। So because only 4 equations which popularly known as Maxwell's equations. So there we have finished our work, and say goodbye to you. Allah Hafiz, best of luck.